द पॉलिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी चैप्टर 4 द प्रथम श्रेणी का फंवारा। धीरूभाई अंबानी बॉम्बे में ही रहे क्योंकि विनिर्माण में उनके व्यवसाय में केवल एक पहलू था। एक दशक तक उन्होंने निरोधा में कपड़े संयंत्रों का यौन व्यापार गतिविधियों की सहायता की थी। इसके अलावा वे पैसे से पैसा बनाना, सरकारी नीतियां और उनके व्याख्याओं पर राजनीतिक और नौकरशाही प्रभाव डालने अपने कौशल को लगातार बढ़ा रहे थे। धीरूभाई न केवल एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक वित्तीय बाजीगर या एक राजनीतिक जोड़ तोड़ करने वाले नहीं, बल्कि चारों में से एक थे। जूनागढ़ में से शुरुआती दिनों में से धीरूभाई ने सीखा था कि रिश्ते मदद पाने की कुंजी है और कानून को बहस से की जा सकती है। व्यापार समूह को जो सोनरा के अध्यक्ष मुन्ना भाई कोठारी ने कहा है कि एक जो बात जो धीरूभाई के बारे में देखी जाती है वह यह है कि अगर वह किसी के साथ परिचय करना शुरू करता है तो वह जारी रखता है, कभी किसी से रिश्ते नहीं छोड़ते। उन्हें चेहरों पर नामों के साथ फोटोग्राफी मेमोरी दी गई है, उसके साथ वह संपर्क चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह एक सामान्य पृष्ठभूमि पर बदले कोशिश कर रह सकते हैं। वह जिससे भी कुछ स्नेह आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए एक निकोलस फैन जो कि 1900 दशक में शुरुआती में नई दिल्ली के ब्रिटिश उच्चायुक्त के थे। ये धीरूभाई द्वारा उन्हें अदन के एक पुराने दोस्त के रूप में दुआ किए जाने के आश्चर्यचकित थे। 1950 में दशक में शुरुआत में फैन रॉयल एयर फोर्स के पायलट थे जो कि सुंदर और पूर्व और ऑस्ट्रेलिया में एक परिवहन उड़ाते थे। धीरूभाई ने उन्होंने अदन के हवाई अड्डों पे शेल सुविधा व ईंधन भरने की स्टॉप याद करते हैं क्योंकि उनके देखभाल से लेकर उनकी संस्कृति करना था। 1985 के पत्रकार में साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सलाम करने से तैयार हूँ। एक बयान में जिनके कई पाठकों में अपनी काफी को चौंका दिया। 1966 के दशक में आर्थिक योजना और सरकारी नियंत्रणों के भारत व्यापार को अपनी जरूरत से मंजूरी पाने के लिए बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना पड़ता था। अनिवार्य रूप से एक फाइल में एक देश से दूसरे देश पे ले जाने और नौकरशाही के हस्ताक्षर कोई कीमत चुकानी पड़ती थी। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन के गिरकर संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई, जिससे उनके मंत्री संसद और लाइसेंस आवंटित करते थे और नौकरशाही इस प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ बनने के तरीके खोजती थी। मुंबई में वापस पैसों के खड़े होने के बाद धीरूभाई अक्सर नई दिल्ली आते जाते रहते थे। वे अक्सर मुरली देवड़ा और उनके साथ जाते थे और साथी सूत का व्यापारी थे जो कि समय पर मुंबई कांग्रेस पार्टी के मशीन में अपने सत्ता बना रहे थे। और देवड़ा मुंबई नगर निगम में प्रमुख महापौर बनने और फिर कई वर्षों तक लोकसभा संसद के निचले सदन में दक्षिण बॉम्बे और व्यापारिक जिलों और पुलिन अंडर अटाटमेंट वाला एक क्षेत्र था ये प्रतिनिधि रहे। धीरूभाई और देवड़ा सुबह सुबह जल्दी उठकर दिल्ली पहुंचते थे और अशोक होटल में एक सहानुभूतिपूर्ण क्लर्क के पास अपना बैग रख देते, जबकि वो आयात लाइसेंस पर निर्णय लेने की तेजी लाने के लिए राजनेताओं और नौकरशाही को चक्कर लगाते थे। रात भर रुकने के बाद असमर्थक होने के बाद वे अपने बैग उठाते और अपनी शाम को बासभवन में उड़ान भरते। बाद में धीरूभाई अशोक का एक कमरा तैयार करने में सक्षम हो गए जो कि एक सरकारी होटल था क्योंकि अस्पष्ट रूप से मुगल स्मारक शैली से बनाया गया था। उनके भतीजे रसिक मसाविनी भी लोविंग गतिविधियों में शामिल हो गए, अतः वह चतुर दक्षिण भारतीयों के वासु को कुंटुम्बरम के नई दिल्ली लायंस के पूर्व अग्रणी लाबिस्ट के रूप में चुना। छोटे नौकरशाही पत्रकारों व अन्य लोगों के लिए जिन्होंने विभिन्न तरीकों से कंपनी के हित को बढ़ावा में मदद और धीरूभाई को मानक ट्विस्ट उनके कारोबार के द्वारा बनाई गई सरकारी सामग्री और एक सूट और साड़ी पर लंबाई थी। धीरे धीरे धीरूभाई शीर्ष स्तर पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक दान और चैनलों के लिए भी सीख लिया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद के अचानक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1964 में अपनी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के नेता थे। शास्त्री ने अधीन सूचना विभाग के उनका एकमात्र मंत्री अनुभव के लिए राजनीतिक अपने पिता और अपने देवगत पति फिरोज गांधी के जीवन को पर देखने के कारण इंदिरा गांधी पार्टी को चालों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन नीतियों का उनका समझ में उतली थी। सत्ता के लगातार गहरी मनोवैज्ञानिक असुरक्षितता उदासी भरे स्वभाव के बढ़ाया, जिसके कारण वे अपने करीबी लोगों के साथ ही अपने जिद्दर के बेटे संजय और अत्यधिक भरोसा करने लगी। वह स्वदेशी लोग जैसे लोगों के कार्य विकसित करने में अपनी पसंदीदा योजनाओं के लिए धन उगाही कर रहा था। 1969 में व्यापक आर्थिक परिवर्तनों में एक छोटा सा वैश्विक संशोधन था जिसका प्रभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। हालांकि इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य इस विपरीत था। जब तक कि कंपनी के अधिनियम के एक अधारा निर्देशालय के लिए किसी भी पार्टी को राजनीतिक योगदान देने के लिए अनुमति देती थी, उसे 1969 में निरस्त कर दिया गया था। संशोधन की निगरानी करने वाले अधिकारियों में से एक बात स्वीकार किया गया कि इसमें से काले धन के राजनीतिक भुगतान हुआ। भारतीयों के अंडर ओवर इन्वेस्टिंग, फर्जी बिक्री आदि कई जरिए काले धन के पैदा करना पड़ा। दोहरे हिसाब किताब और ओवर इन्वेस्टिंग और ओवर इन्वेस्टिंग के जरिए भ्रष्टाचार को चाहे पैमाने पे कॉर्पोरेट कारोबार के एक पैटर्न अस्तित्व में आया, जिससे पैमाने के बेहिसाब इसके लिए एक मुक्त फंड तैयार हुआ। इंदिरा गांधी के एक सूत्रधार यशपाल कपूर नामक एक निजी सचिव जो 1947 में विभाजन के समय पश्चिम पंजाब के एक हिंदू थे, जिन्होंने समुदायों के सभी आर्थिक लालची और प्रवृत्ति दिल्ली में प्रदर्शित किया। इनके सभी वर्षों में नेहरू और इंदिरा गांधी के वर्षों में स्मरण में संबोधित पत्रकार प्रकाशन राज थापर कपूर ने इसे प्रकार याद करते हैं। उन्होंने नजर डालते हुए आपको अपने चारों ओर चिकनाई महसूस होती। उनके चिकने और ना समझ थे, बाहर से खोखले और अंदर से ही
षड्यंत्रकारी जो कि केवल वही करते हैं जो कि चाय पानी के में काम करते हैं। ऐसा काम हम मुश्किल से सोचते हैं। 1971 तक थापर ने नोट किया कि कैसे कपूर की भूमिका को एक अजीब रूप से लाया गया। यशपाल कपूर ने एक चिकना प्यालीलाधारी हर मिनट कैद में बढ़ रहा था, उनके भ्रष्टाचार और कविदित बन रहा था। इंदिरा गांधी बेदादेर रेखा के हस्ताक्षर करने वाले उनकी क्षमता बाजार के चर्चाओं में विषय बन गई। उन्होंने लिखा कि थापर के नौकर शाह और पति रमेश जो कि इंदिरा गांधी के भरोसेमंद थे, इंदिरा गांधी का बताना कर्तव्य समझा। उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने के समय मांगा। कार्यालय में गए। उन्होंने बताया कि आम आदमी क्या सोचता है, कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में चाहते। यशपाल ने नेतृत्व में लोगों के एक हौसला है। वह गुस्से में थी। आप जानते हैं कि आपके पैसों को नहीं दूंगी, हो सकता है, लेकिन अब आपको रानी मधुमक्खी के रूप में देखा जाता है, बाकी लोग संग्रह करते हैं। थापर ने आगे कहा कि यशपाल की ताकत के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। उन्होंने उसे उच्च शक्तिशाली लोगों के द्वारा चाहा था, कैसे संजय के साथ अच्छे संबंध रखे थे जो धीरे धीरे प्रशासन के अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। यशपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं थे, जिनकी जगह उनके भतीजे आर के धवन को ले ली थी। अपने पूर्व चाचा की तुलना में वह बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त करने वाले थे। साथ ही मिलकर वे विशाल देश में संरक्षण के प्रबंधन करने वाले थे। एक पुराने परिचय में बताया गया कि धीरूभाई न केवल यशपाल कपूर को अपने पाले में किया, उन्होंने व्यवहारिक रूप से खरीद लिया। समय के साथ रिश्ता आर के धवन के पास चला गया। अंततः इंदिरा और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय के संसद और मंत्री स्तर पर विभागों में चले गए। इन वर्षों में धीरूभाई ने कई दलों पे राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति से शामिल थे। 1996 में अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री बने और वामीपंथ नेता चंद्रशेखर जैसे कई लोग 1990-1991 में काल्पनिक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने बस ये मजबूत संबंध हमेशा कांग्रेस के भीतर गांधी गुट के साथ रहे। भले ही उन्हें 1969-70 में इंदिरा गांधी के समाजवादी नीतियों का दोष पैदा की पसंद नहीं आया, फिर भी उनके पास नरसिंह राव के साथ उन्होंने 1991 में कांग्रेस के मुख्यधारा और प्रधानमंत्री पद संभाला। हालांकि ये संबंध हमेशा पैसों पर आधारित नहीं था। धीरूभाई ने अपने खुद के व्यावसायिक दृष्टिकोण में से एक कुशल प्रतिपादक के रूप में व्यापक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि आमतौर पर भारत के लगभग किसी भी अन्य व्यापार नेताओं की तुलना में अधिक दूरदराज रहे। उन्होंने जल्दी ही समझ में आ गया कि कई भारतीय राजनेता अधिकारी के बेकार से ऐसे उभरते हुए टाइकून और आंतरिक घेरों में से बौद्धिक उत्साह या चापलूसी से मोहित हो सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों के बाद में स्वार्थ व व्यक्तिगत कठिनाइयों संकेत दिखाते हैं, तो धीरूभाई ने उनके संयोगों से संकेत मिले थे। संबंधित व्यक्तियों के सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी, बच्चों के लिए व्यवसाय के अवसर, अप्रत्यक्ष से फीडिंग या प्रेरित प्रसार के दौरान चलता है। धीरूभाई ने इस धाराओं को फायदा उठाया। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों और नवोदय व्यक्तियों जिन्हें व्यापारी समुदायों के निराह स्वार्थ और विशेष अधिकार के कांच के छत जोड़ने जैसे मदद की आवश्यकता है। लाइसेंस के राज्य में अंतरिक्ष चक्र भी चल रहा था। कारखानों की स्थापना और स्थापन क्षमता का विस्तार करने में और लाइसेंसों की नई द्वारा आवंटन इसे प्रमाण में 1967 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री आर के हजारे द्वारा योजना आयोग दी गई एक रिपोर्ट के मिला, जिसमें खुलासा हुआ कि बिरला समूह की कंपनियां 1957 और 1966 के बीच सरकार द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक निवेश का 20% प्राप्त हुआ। घनश्याम दास बिरला द्वारा महात्मा गांधी को दिए गए शुरुआती समर्थन ने निश्चित रूप से कांग्रेस द्वारा शासित स्वतंत्र भारत के भुगतान किया। 1981 में बिरला ने 88वें जन्मदिन पर लिखित पत्र में पत्रकार निनान ने लिखा है कि बिरला कंपनियों की संख्या 1945 से बढ़कर 20 से बढ़कर जो कि 150 हो गई है। निनान ने लिखा है कि अगर किसी औद्योगिक घराने के लाइसेंस परमिट राज्य में फायदा हुआ है तो वह बिरला घराना तेजी से विस्तार टाटा समूह के मध्यम विकास विकसित विपरीत था, जो कि पारसी नियंत्रण से साम्राज्य था, जो कि भारत के शासन में मजबूती को विकसित हुआ है। टाटा तत्कालीन प्रमुख JKR टाटा के साथ तत्कार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि व्यवसाय के रूप में समाचार पत्र चलाना गलत है। बिरला ने एक नई दिल्ली में सबसे मजबूत समाचार हिंदुस्तान टाइम की स्थापना की। उनके लिए एक राजनीतिक भूमिका निभाना गलत था, लेकिन ऐसा लगता था जिन लोगों ने राजनीति को व्यवसाय के रूप में मिलने की कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने अपने बहुत से अच्छा किया। GD बिरला ने अपने राजनीतिक संबंध और दिखावटी परोपकार जिसके कारण वह भारत के पर विभिन्न बिरला संस्थापन और भीड़ के लिए हिंदू मंदिर बने और जिनके पूर्व निर्धारित भूमिका के समर्थक थे। जैसा कि भगवत गीता में कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य करना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि किसी अपने धनी व्यक्ति है जो आपको धन को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बिरला कुलदीप के तर्क को दिया, एक व्यवसाय के क्रम और धन संचय करना है और उसके धर्म की कर्तव्य सामान्य कल्याण प्रदान करता है। अगर एक राजनीतिक कार्रवाई शामिल है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या शर्म आनी चाहिए। शुरुआती समर्थनों में से लेकर एक बैंकर और एक राजनीतिक TAP औद्योगिक सहानुभूति रखने वाले श्रेणी में आते हैं। पाई एक असाधारण उच्च जाति के परिवार से थे। वह
बम्बई में बहुत कर्नाटक, कतार तट, मणिपाल के छोटे गांव में रहते थे। अभी भी वह एक दूर दराज की जगह एक बंजर पहाड़ी, एक चोटी के तोड़ पेड़ों के झड़ी और अरब सागर के सामने खुले समुद्र तट को देखता है। 1925 में पई परिवार ने वहां सिंडिकेट बैंकों की स्थापना की। 1960 के दशक में मध्य में यह लगभग 1990 शाखाओं के साथ 10वां सबसे बड़ा भारतीय बैंक था। बैंकर के होने के साथ साथ पई शिक्षावद और उन्हें अपनी संपत्ति का इस्तेमाल 1942 में मणिपाल के एक कॉलेज स्थापना के लिए किया। तब तक यह भारत का सबसे बड़ा निजी विश्वविद्यालय में से एक बन गया। मलेशिया, मध्य पूर्व और वेस्ट इंडीज से फीस देने वाले छात्रों की आकर्षित करता है। पई परिवार की प्रतिभा को खोज करने और उनके निखारने का पर भी गर्व है। मणिपाल एक छोटा सा संग्रहालय परिवार के मुखिया EMT पई और उनकी शाखाओं को समर्पित है। एक प्रिय संतीक बाद एक बोना अच्छा तरह पोषित होकर विशाल लायकाय बन सकता है। के पई ने अनुसार जो परिवार अपने एक सदस्य थे अंततः वह सिंडिकेट बैंक के प्रबंधक बने। धीरूभाई के परिचय में TM पई ने 1960 के दशक में मध्य में एक HP राव नामक पूर्व बैंक कर्मचारी को कराया था, जो कि एक बीमा एजेंट था। बैंक बीमा विदेशी मुद्राओं की गतिविधियों और करने के लिए रुचि रखता था। उसके अलावा मसाला और कपड़ा व्यापारी के कुछ और लेन देन संभालना शुरू किया। पई ने कहा कि हमारी पहली धारणा यह है कि बहुत सारे उत्साही, बहुत उद्यमी और विचारों के वाले व्यक्ति थे। शुरुआत में से मुझे आभास था कि एक उद्यमी व्यक्ति है जो कि बहुत प्रेरक, उनके तर्क पे एक विश्वसनीय और उनके मामले को व्यावसायिक प्रस्तावना के बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के सक्षम थे। उन्होंने मुझे आभास दिया कि विश्वसनीय जानता वे क्या कर रहे हैं। सिंडिकेट बैंक रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुख्य वित्तीय पोषक बन गया, जबकि जब उन्होंने 1966 के विनिर्माण शुरू किया, जिसे पहली 4 बनाई मशीनों में खरीदने के लिए 1.5 बिलियन रुपए का अधिकांश हिस्सा प्रदान किया। एक अन्य प्रारंभिक समर्थन भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICI के था, जिससे अध्यक्ष हरि कृष्ण दास पारक थे, जो कि उन्होंने गुजराती ने धीरूभाई की बड़ी योजनाओं को पसंद किया। धीरूभाई ने सर्वोत्तम उपकरणों को कर्मियों को अपने जोर साथ साथ बाजार और उनके रुझानों को अपने ज्ञान में पेश करने को प्रभावित करना जारी रखा। उन्होंने परिवारों को संचालित शैक्षिक संस्थानों को भी उल्लेखनीय दान दिया। 1960 के दशक में अंत में तक धीरूभाई के पई के साथ निकट संपर्क में रहे। यह सुनिश्चित किया कि बैंक प्रणाली मणिपाल के बॉम्बे में आए तो वह सबसे पहले फोन करने वाले में से एक हैं, जो कि पई किसी भी एक बड़ी पहल की अग्रिमी सूचना दे। पई के भतीजे रामदास पई के बाद मणिपाल के एक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के अध्यक्ष बने। धीरूभाई ने 1968 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पढ़ाई के बाद पहली बार वापस आने से उन्हें स्वागत करने के लिए बॉम्बे हवाई अड्डे पर सूचना सुना। के पई के बदले उन्हें रिलायंस के प्रचार किया और जहाँ संभावना हुई वहाँ तक दूसरे को दिखाने के लिए ब्रीफकेस में उसने बिरला ब्रांड की सामग्री के नमूने लेकर घूमते रहे। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा इसका अखिल भारतीय प्रमुख बैंकों बीमा फर्मों के राष्ट्रीयकरण के बाद एक बैंक रिलायंस के प्रमुख ऋण देने की वाला संस्था न बन रहा था। हालांकि पई ने अपनी संपत्ति को होना दुखी थे, लेकिन के पई जैसे परिवार सदस्य कई बार वर्षों से शीर्ष कार्यकारी पदों पर बने रहे। के पई की छोटी उद्यमियों और कृषि विदों और व्यवसायों के कानों के ऋण देने की नीतियां, जिसके बैंकों के लिए बहुत छोटे लेकिन मजदूरों के ऋणों के लिए पोर्टफोलियो बनाया पड़ा, ठीक वही था जो इंदिरा गांधी के बैंक का राष्ट्रीयकरण से हासिल करने की उम्मीद। बिडबाना ने यह कहना है कि सरकारी अधिग्रहण व वाणिज्य व्यवहारकर्ता के बजाय राजनीतिक संबंधों के द्वारा नैतिक संबंध के और ऋण के स्थिर नौकरशाही को जन्म दिया, जिनसे सिंडिकेट बैंक और अन्य सभी 20 राष्ट्रीय बैंकों को मजबूती के निकट कर दिया। 1980 के दशक में अंत में बैंकों के गैर निष्पादन संपत्ति या खराब ऋण के पूंजीधार आधार से बहुत अधिक हो गए और राजकोषों के द्वारा अत्यंत पूंजी के लिए लगभग सभी दिवालिया हो गए। जब 1991 में उदारीकरण सुधारों के लिए निजी क्षेत्र में बैंकिंग को फिर से प्रोत्साहन किया गया और पई परिवार ने एक छोटे से दक्षिणी आधारित संस्थान लॉर्ड कृष्णा बैंक के अधिग्रहण किया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि अगर उन्हें सिंडिकेट बैंक को वापस खरीदने का मौका दिया जाए तो वह अस्वीकार कर देते हैं। बैंक छीन जाने के बाद तुरंत वह इंदिरा गांधी के पई की सांत्वना देते हुए उन्हें राष्ट्रीयकरण भारतीय जीवन बीमा निगम के पहले अध्यक्ष के रूप में विचारों में लागू करने के लिए तैयार किया। उनके तुरंत बाद संसद के ऊपरी सदन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में शामिल किया, ताकि वह उनकी सरकार वाणिज्य मंत्री बन सके और व्यापार मामलों में संभाल सके। बाद में 1970 के दशक में पई उद्योग मंत्री बने और जिनके औद्योगिक लाइसेंसों के आवंटन और निर्णय भूमिका मिली। 1975 से 1977 के शुरुआती के बीच में इंदिरा द्वारा आपातकाल की घोषणा के तहत लोकतंत्र और निलंबन के दौरान मंत्री बने रहे। 1981 में पई की मृत्यु हो गई, अतः वह एहसास हुआ कि उनके रिश्तेदार का कहना है कि इंदिरा गांधी संजय के पास के एक भ्रष्ट लोग के द्वारा एक प्रतिभा का सम्मानजनक आवरण के रूप में दुरुपयोग किया गया था। इंडिया गेट एक्सप्रेस में संपादक अरुण शौरी ने अपनी मृत्यु के समय ये बात टिप्पणी की थी कि साहसी कार्यों में हमेशा सीधे साधे अभ्य लोगों को ही शामिल नहीं किया जाता। सी सुब्रमण्य जैसे लोगों के कई बार ऐसा किया है। 1970 के दशक में शुरुआत में आयात अर्थव्यवस्था के अनुकूल परिवर्तन के रूप में तत्काल लाभ
लाभ हुआ। धीरू भाई कानून तोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन विनिमय में प्रति एक दृष्टिकोण रचनात्मक था। जैसा कि वह एक सहयोगी की याद किया जाता है, वह कहा करते थे कि आपको कुछ भी अवैध नहीं करना चाहिए, सबसे पहले कानून का बदलना चाहिए। वह किसी भी ऐसी चीज को नहीं जानते जो गैर कानूनी हो। फिर इसका कठोरी और सहमति की जताई की कुछ भी करते हैं तो किसी भी अन्य व्यक्ति की अनुमति देता है, लेकिन सिस्टम के बारे में एक दृष्टिकोण आपके पास एक कानून है जो कि आपकी व्याख्या करते हैं। वह किसी भी सिस्टम का इस तरह से फायदा उठाते हैं जैसे कि दूसरे नहीं देखते। एक दूसरे को लोग शुरू करते हैं तब सरकार की लग जाती है, सिस्टम बदल जाता है। 1970 के दशक में भारतीय सिंडिकेट कपड़ा व्यवसाय मुनाफे की कुंजी, बुनियादी रेशों और धागों के आपूर्ति पहुंच चुकी थी। महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता की धारणों से घर में बने हुए कपास के कपड़ों के कपास उत्पादों में एक मजबूत लॉबी को प्रभावित होकर नई दिल्ली में सिंडिकेट का उपयोग में हतोत्साहित किया। उन्होंने अमीर आदमी को कपड़ा माना जाता था। भारत में पहले ही रेयन बनाने में कुछ फैक्ट्रियां थी जिन्हें 1991 में फ्रांस विकसित किया गया था। कोयले के पेट्रोलियम के प्राप्त आधुनिक कृत्रिम फाइबर जिनमें नायलॉन और पॉलिस्टर उत्पादन के लिए ड्रोन फ्रॉन्ड और टेरोलिन जैसे मालकिन नामक तहत विपणन किया गया शामिल थे, लेकिन इनमें घरेलू स्रोतों की मांग को केवल एक अंश तक पूरा किया गया, विशेष रूप से पॉलिस्टर के लिए, क्योंकि भारत में इनकी स्थापित चमक, रंगीन स्तर पर और धोने में आसानी से सराहना शुरू कर दिया। शुद्ध पॉलिस्टर कपड़ों से साथ साथ फाइबर की मांगों में बड़ी औद्योगिक मिलों और बड़े पैमानों पर फैसले पावर लूम वर्कशॉप और दोनों कपास के साथ मिश्रण किया गया। और सहकर्मियों का कहना है कि धीरू भाई ने अपनी तस्करी के किसी भी प्रलोभ में विरोध किया। पूरे रिलायंस प्रबंधन के हर कोई जानता है कि तस्करी होती है, लेकिन धीरू भाई को अपने शामिल नहीं होने चाहते थे। सरकारी समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता था। जब वह सबसे सस्ते होने के कारण तस्करी के लिए लाए गए थे, लेकिन मैं बताया गया कि वह अलग रखना चाहिए और साथ ही निर्माताओं के पहुंचा तो वह कई हाथों से गुजरा होता है, लेकिन लोग जानते हैं कि तस्करी का माल है। इसके बजाय 1960 के दशक में धीरू भाई लगातार पूर्ति लाइसेंस व्यापार के मास्टर बन गए, जो कि तैयार वस्त्रों का प्रधान के निर्यातों के द्वारा अर्जित भागों को आयात में अधिकतर है। 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भारत की बाहरी संतुलन दबाव में थे। सरकार आय बढ़ाने के लिए अधिक मनगढ़ंत योजनाओं के विचार करने के लिए तैयार थी। 1971 में पे लियोन कपड़ों के निर्यात में बदले पॉलिस्टर फिलामेंट यौन या आयात में अधिग्रहण करने के राजी करना के तब तो पलट था, जो पहले की नायलॉन कपड़ों के निर्यातों के आयात में मध्य नायलॉन फाइबर में अपने स्टॉक को फिर से भरने के लिए अधिकतर अर्जित किए थे। धीरू भाई ने तर्क में यदि नायलॉन व अन्य निर्मित वस्त्र को 4.25 के प्रति गज से बेच सकता है, पुरानी योजनाओं के निर्धारित मूल्य दुगना से भी अधिक है। निर्यातों के पीवीआई आयात के लिए अनुमति देकर प्रस्तुत किया जाना, जिसके घरेलू कमी अधिक थी और स्थानीय उत्पादन मांग बहुत कम थी। इसके लिए यह हुआ कि हायर यूनिट वैल्यू स्कीम नामक योजना बनाई हुई। धीरू भाई ने तब तक बहुत अमीर बना दिया जब तक ये योजना चलती रही। उनमें पीएफआई की घरेलू कीमत मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कीमत के साथ और या उससे ज्यादा भी थी। भले ही नायलॉन पॉलिस्टर से निर्यात में लागत में सिर्फ एक तिहाई मिलता, लेकिन पीएफआई के आयात पर 600% से ज्यादा मुनाफा होना भी इसे भरपाई की जाती है। रिलायंस ने दुनिया के कुछ कमजोर अर्थव्यवस्था को लक्ष्य बनाते हुए हाई प्रोफाइल निर्यात अभियान शुरू किया, जिसमें पोलैंड एक फोकस था। वॉइस में फैशन शो आयोजित किया और एक बॉम्बे में धीरू भाई ने पोलिश व्यापार अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के शानदार मेजबानी की और दूसरा सऊदी अरब। धीरू भाई के पास वैसे एंड कंपनी के अलाल शेविंग डिजाइनिंग एक पुराने अदन सहयोगी भरत कुमार शाह था, जो कि एक सतत एक व्यापारी के तौर पर काम कर रहा था। रिलायंस की मिड ईस्ट और टेस्टिंग मैनेजर के तौर पर काम किया। धीरू भाई टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरे पन्ने का एक विज्ञापन देकर अपने निर्यातों के उत्पादनों को विदेशी बाजार में ले जाने के लिए विशेष चार्टर फाइटर की घोषणा करते हुए थे, लेकिन कपड़ा उद्योग में वरिष्ठ लोगों को कभी नहीं मानते कि ये निर्यात कारोबार ज्यादा फर्जी था। एक टिप्पणी में अगर किसी एक 2 रुपए के बिक्री योग्य नहीं थे, वो 4 रुपए में कैसे बिक सकते हैं। ये सिंधघात के अनुसार धीरू भाई अवैध विदेशी मुद्रा चैनलों के माध्यम से विदेशों के कथित खरीदारों को पैसा भेजकर अपनी खुद की निर्यातों की आय को प्रदान करते थे, जिसे हवाला के रूप में जाना जाता है। सीमा शुल्क में बेचने के लिए माल के सिंगापुर के दुबई के मुक्त बाजारों में भेजा जाता था और फिर सस्ते दामों पर उनका निपटान करता था। उसके डॉक में सड़ने के लिए छोड़ देता या समुद्र में फेंक देता। प्रभावी भेजे गए फंड और 20% से हवाला प्रीमियम होगा। उसका फंड में 60% वास्तव में भारत के आयात के लिए विदेशी पीएमएफ खरीदने पर खर्च किया जाएगा और रिटर्न 60% के साथ ये अधिक गुना किया जाएगा। लाभ 425% होगा, जो कि जब तक धीरू के पास मुंबई में उनके खाते के निर्यात पोषक वापस आ रहा था तब तक भारत के व्यापार संतुलन के लिए योगदान देने के लिए श्रेय ले सकते हैं। अप्रैल 1980 में बिजनेस के इंडियन पत्रकार के साथ
बात करते हुए धीरूभाई ने कहा कि रिलायंस क्रामफिलियन क्रॉप एक उच्च इकाई के मूल्य योजना के तहत एक किए गए निर्यात 60% से अधिक हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि योजना सभी भी खुली हुई है। अगर किसी भी प्रतिस्पर्धा उद्यम में शेयर व अज्ञानी थे, मुझे दोष नहीं दिया जा सकता कि युग में परिचित कपड़ा व्यापार स्रोत का कहना है कि यह वास्तव में मामला नहीं है। 1971 में उच्च इकाइयों की योजनाओं को अपनाना व्यापक स्तर पर प्रचार नहीं किया गया था। धीरूभाई ने 102 साल समय लगा, जिसके बाद उन्होंने योजनाओं को लाभ उठाने की कोशिश शुरू की। कपड़ा निर्यातों में अन्य श्रेणियों के लिए उसने प्रस्ताव रखा। निर्यात के लिए विभिन्न कापड़िया के बाद बॉम्बे पुलिस चूंकि अपना अनुभव सुनाया, जिन्होंने 1989 में सिनो हत्या की साजिश के मामले में पृष्ठभूमि के रूप में मांगा। 1970 के दशक में शुरुआत में 2 वर्षों के कापड़िया और उनके परिवारों को कंपनी फैंसी कॉर्प के वाणिज्य मंत्रालय के आयात और निर्यातों के लिए नियंत्रण और PFI के लिए अधिक प्राप्त करने के लिए उम्मीद अपने निरंतर निर्यातों के लिए 2.5 मिलियन रुपए के प्रति वर्ष बढ़ाकर 15 मिलियन कर दिया था। 1972-74 में 30 महीने के अवधि के अधिकारियों ने किसी न किसी बहाने आयात के लाइसेंस में रोक सक रहे और जिसे कापड़िया के भारी नुकसान हुआ। 1971 से 1975 तक मध्य एक कापड़ियों के अधिकारियों के गुहार लगाने के लिए नई दिल्ली के कई यात्राओं की अपने होटल में कापड़िया ने पुलिस को बताया कि मुझे बार बार फोन आते थे, मुझे महिलाओं ने संगत का प्रस्ताव दिया जाता, मुझे धमकी दी जाती है। अगर मैं किसी भी आयात लाइसेंस के बारे में नहीं सोचता तो उनके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा है कि व्यापारी यात्रा में दौरान कापड़ियों के रात में होटल में पार्किंग में चाक के लिए व्यक्तियों को बुलाया और उन्होंने बुलाया। एक मित्र ने कापड़ियों को धक्का देकर रास्ते में हटा दिया, जिससे व्यक्ति भाग गया। 1974 में कुछ अन्य निर्यात PFI शिफ्टमेंट प्राप्त हुए करने के कामयाब हो गए और घरेलू पहलुओं की गिरावट शुरू हो गई। धीरूभाई ने अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा बॉम्बे के सीमा शुल्क को कलेक्टर I.K. गुजराल के शिकायत करने के लिए उन्हें नुकसाने के आरोप में लगाया गया। उन्होंने अन्य लोगों के साथ घटिया PMFI आयात कर रहे थे और करों के बचाने के लिए मूल्य कम घोषित कर रहे थे। गुजराल के लिए सभी संदिग्ध PMFI शिफ्टमेंट जब्त कर लिए, लेकिन कार्रवाई शुरू नहीं की। एक साल बाद जब गुजराल के जगह JK दत्ता नामक एक उज्जवल कस्टम अधिकारी ने ली, जब कस्टम आयातों के कारण बताया कि नोटिस जारी किया, कर शिकायतों के जवाब देने को कहा। 1 जुलाई 1975 की एक दिवसीय सुनवाई में दत्ता ने आयातों की बात सुनी और उनके पक्ष में फैसला सुनाया। माल वापस दिया गया, लेकिन PFI प्रीमियम लगभग 100% तक गिर गया था। सभी आयातों के नुकसान उठाना पड़ा। इंदिरा गांधी की सरकार ने समय तक एक हाई यूनिट के वैल्यू स्कीम जारी रखी। इसके धीरूभाई ने भारत में अत्यंत विकेंद्रीय कपड़ा बनाई में उपयोग में पॉलिस्टर यौन की आपूर्ति का प्रभावित हासिल सक्षम बनाया, जहाँ की 17% से अधिक क्षमता हजारों छोटे पैमाने पे पावर लूम कार्यशैली जो की फैली हुई थी। धीरूभाई इतलाबी कंपनी को इटालियन विस्फोटकों के जापान में से C18 समूह के उत्साही केमिकलों के भारत पॉलिस्टर के रूप में आयात बन गए। उन्होंने जब मेजबानों के भारतीय व्यवसायिक में खरीद कर यात्राओं को सम्मानित किया और बाद में रिलायंस में अपने सोचिक और ज्यादातर हिस्सा अमेरिका के टायन फर्म डू पोंट एंड निमर्स एंड कंपनी को सौंप दिया। उसके आसिम के रूप से उन्होंने उर्फ यौन, जो कि अपने सबसे लंबे पॉलिस्टर अणुकोणों में फाइबर में लंबाई में संरेख और विन्यास के रूप में लेने सभी तक वह बाहर तक निकालने में फैला हो नहीं है, जो कि प्रौद्योगिकी विकसित है कि अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक उपयोग का जीवन था। पूर्व डू पॉन्ट एजेंट सुरेश कोठारी को याद करते हैं कि धीरूभाई भारत की शॉपिंग करने के लिए डू पॉन्ट अनिष्टा के काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि भारत में कंटेनरीकरण आदत नहीं है। उनके दावा था नहीं जानते कि धीरूभाई ने कहा कि वे कभी दावा नहीं करेंगे तब तक कि अहमदाबाद तक कंटेनर ले जाने के लिए कोई ट्रक नहीं था। 2 सड़कें खराब थी, तो किसी भी धीरूभाई ने दिखाया कि धीरूभाई को आयात पैमाना बढ़ गया है। तो कोठारी कहते हैं कि 1978 के आसपास धीरूभाई सुना कि जर्मनी में डीओ पॉइंट के पॉलिस्टर प्लांट 300 से 400 टन प्रति वर्ष प्रति निष्क्रिय क्षमता थी। कोठारी ने कहा कि धीरूभाई ने इसे 6 महीने में बुक कर लिया। इसके अलावा रिलायंस की प्रीमियम आकर्षण कारोबार में लगभग 50% हिस्सा बन गया, जिससे पॉलिस्टर फाइबर की गिरे जैसे रॉयल मध्य गुजर कर एक टेक्सटाइल टाइंजर के किया जिससे ताकि फिलामेंट और लद्दारपन आए, जिसे खिंचाव के देने के लिए कुंडित किया जाएगा और धागों के अधिक पारदर्शिता, चमकदार और रंगीन आसान हो जाए। उद्योग उपयोगी मंत्रियों ने कई 1975 से रिलायंस को अपनी टेक्सटाइल एक्सचेंजिंग क्षमता को चौगुना करने की मंजूरी देने के लिए अपने विभागों की आपत्तियों को खारिज कर दिया। उनकी सफलता की निंदा करने के लिए उनके आत्मविश्वास और उनके निर्जलता के बारे में 2 हिस्से सुनाए जाते हैं, जो कि एक बार प्रतिद्वंदी धागा व्यापारी ने कथित उन्होंने अफवाह फैला दी कि धीरूभाई दिवालिया होने वाले हैं, तो उनके वास्तव में नकदी की कमी थी, लेकिन उनके धागा बाजार में उनके सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर जाकर कोई साइन बोर्ड लगा दिया, जिससे उनके सभी आमंत्रित किया गया जिनका पैसा बकाया था उनको अपने अग्रिम भुगतान कर दे।
ऐसा नहीं किया तो एक कई और कहानी 1970 के दशक में सिल्क मिल्क रिसर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष DN ऑफशॉफ ने जुड़ी है। बाजार में गुपशप धीरू भाई ने कालाबाजारी का आरोप लगाया। धीरू भाई ने शराब एंड एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने को कहा। उनके कोई आलोचना शामिल थे, उनके सामने करने के लिए गए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुझे कालाबाजारी के आरोप लगाते, लेकिन मुझे आप कौन मेरे साथ नहीं सोया है। इसकी उपस्थिति में लोगों ने किसी ने धीरू भाई को धागा खरीदना या बेचा था। हालांकि 1977 में इंदिरा ने कांग्रेस के आपातकाल की उनके तहत 2 साल के शासन के बाद उनके चुनाव के सत्ता बाहर हो गई, लेकिन उनकी सरकार के धीरू भाई को विधायी उपहार दिया। 1976-1977 के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान धीरू भाई ने अपने निर्यातों और बाजारों के खरीदे गए लगभग 30 मिलियन रुपए के IP लाइसेंस जमा किए। 7 फरवरी को चुनाव में घोषणा में लगभग 3 सप्ताह बाद सरकार ने अप्रैल 1976 में जारी IP लाइसेंस के तहत पॉलिस्टर के यौन आयातों की सीमा शुल्क से छूट देने के लिए राजी हो किया गया। तब तक 125 का धीरू भाई 337.5 मिलियन रुपए के व्यापार उपहार था। इंदिरा गांधी की जनता सरकार आई, जो कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोधी दलों का गठबंधन था, जो कि पूर्व वित्त मंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस से निकाला दिया गया, क्योंकि उन्होंने 1960 के दशक में अंत तक उनका राष्ट्रीयकरण नीतियों का विरोध किया था। लेकिन कम से कम शुरुआत में धीरू भाई जनता के तहत अच्छे प्रदर्शन के लिए, जिनके प्रधानमंत्री के कातिल लाल देसाई के अच्छे पदों की मदद मिली। 22 अगस्त 1970 में जनता का वाणिज्य मंत्री मोहन धारिया के अचानक उच्च इकाई की योजना को रद्द कर दिया और किसी भी IP लाइसेंस धारकों के न केवल नायलॉन के कपड़ों को निर्यातों को पॉलिस्टर के यौन एक विशिष्ट मात्रा में आयात करने की अनुमति दी। PFI के लाइसेंस को प्रीमियम लगभग रातों रात 500 से 50% तक गिर गए। 1 साल बाद इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि रिलायंस इन प्रीमियमों को लाइसेंस हासिल करने के लिए लगभग कदम रखा। 50 मिलियन रुपए के आयात के ऋण पत्र खोले, जिसमें 2 सितंबर को आयात के निर्यातों के मुख्य नियंत्रण की नीति एक और अचानक बदलाव घोषणा की। PMFI के वास्तविक उपयोगकर्ताओं ने उनकी उच्च आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए उम्मीद के सिंथेटिक कपड़ों के लिए निर्यात के लिए PFI के आयात के साथ जोड़ने के तत्काल प्रभाव को बहाल कर दिया। पंजीकृत निर्यातों के जिन्होंने 2 सितंबर तक आयात अनुबंध किए थे, उन्हें सीधे आयात को अनुमति होगी, लेकिन उनके बाद अन्य किसी आयातों के लाइसेंस राज्य व्यापार के निगम से ले जाने होंगे या उनके आयात के एक मात्रा का चैनल होगा, जो कि 1978 के यौन पहली आपूर्ति, जो कि STC के माध्यम से भारतीय बाजारों तक नहीं पहुंच पाई। तब तक के 6 महीने में रिलायंस ने PFI के सभी आपूर्तियों की डिलीवरी ले ली, जिसके उनके अनुबंध किया और पूरी तरह बंदी बाजारों को निचोड़ की सक्षम था। 22 अगस्त 2 सितंबर तक अंतराल के 11 दिन तक आचार्य कहा गया लगा कि रिलायंस को लाभ के लिए तैयार किया गया। धीरू भाई द्वारा हाई यूनिट वैल्यू स्कीम के तहत फर्जी निर्यातों किया गया नहीं और कभी साबित नहीं हुआ, और निश्चित रूप से रिलायंस ने अपने उत्पादों को विदेशों में बेचने के लिए वास्तविक प्रयास किए थे। इनके निर्यात प्रबंधक राठी भाई मुछोला पूर्व अफ्रीकी मध्य पूर्व और बाद में यूनाइटेड किंगडम के गुजराती प्रवासियों के व्यापार मंडलों के आसपास परिचित व्यक्तियों ने बन गए। विमल कृत्रिम रेशम स्टॉक रखने और कोशिश रखने के लिए अंग्रेजी के लिटरेचर के एम्पायरिंग साड़ी मंदिर और मालिक SB खंडेलवाल, जहां की अफ्रीका के निकाले जाने के बाद कई गुजराती बस गए थे। 1970 के दशक में शुरुआत में मछाला के एक यात्रा में याद करते हैं कि खंडेला ने कहा कि एक निर्यात व्यवसाय के उतरने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने 200 साड़ियां उधार ली और कोई पहले पैसे नहीं मिलने की उम्मीद थी। मुछवाला ने कहा कि बस श्री गणेश बोला, इसका केवल सौभाग्य के लिए। धीरू भाई ने 1980 के बिजनेस में इंडिया में बताया कि 1970 निरोधा के उत्पादित कपड़ों से 60 से लेकर 70% निर्यात किया जाता। इसके तुरंत बाद वे रिलायंस की महत्वपूर्ण गतिविधियों नहीं की गई। दर्शाता यह है कि उन्हें उच्च इकाई की योजना व आयात नियंत्रण द्वारा बनाए गए PFI के कृत्रिम कमी की सहारा मिला। एक नाग नहीं माहौल के धीरू भाई ने विमल के घरेलू प्रचार में बहाने 1980 के शुरुआत में अपनी फ्रेंचाइजी को एग्जीक्यूटिव दुकानों से 600 से अधिक वितरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अखबार में बिल बोर्ड पे विज्ञापन छपे। केवल विमल आपको उच्च फैशन के वाले कपड़े की विशेष निवाचार प्रदान करता है। एक विज्ञापन में डिस्को, डीजल, स्पोर्ट जैसी जर्सी और सुपर टेक्स्ट ड्रेस मटेरियल जैसे उत्पादों की सूची दी गई। ये सालाना 10 मिलियन से रुपए में विज्ञापन खर्चा था। इस समय भारत में अद्भुत पूर्व और बॉम्बे ड्राइंग जैसे स्थापित कपड़ों के उत्पादन में खर्चे के 4 गुना से भी ज्यादा था। यह कारगर रहा। 1979 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी बिक्री बढ़ाकर 1.55 मिलियन रुपए से कर दी और जो कि देश में सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन बन गया। इस बीच में धीरू भाई मोरारजी देसाई की जनता सरकार में खत्म होने के मदद में फैसला किया। यौन आयात में नीति में शुरुआत अनुकूल बदलाव के बाद सरकार ने उनकी विशेष रूप से अनुकूल नहीं थी और कातिल देसाई ने इतने विवादास्पद व्यक्ति बन गए थे, उन्होंने खास में मदद नहीं मिल पाई। मंत्रियों ने
जत्थेदारों ने द्वारा प्रभाव डालने के आरोप में एक जवाब में मोरोजी देसाई द्वारा स्थापित एक अन्य न्यायिक जांच ने फरवरी 1900 वास्तव में आगे की जांच के लिए प्रथम रजिस्टर्ड मामला में पाया, जिसमें कांतिलाल देसाई ने 1 अगस्त 1970 में PFI आयात में अपनी निजी स्थल के रूप में सरकार को प्रभावित किया। धीरूभाई जनता गठबंधन के विभाजन के इंदिरा गांधी के प्रयासों के बीच में पीछे पास संसाधन लगाए, जो कि एक वित्त मंत्री चरण सिंह और महत्वाकांक्षा पर केंद्रित था, जिसका उत्तर प्रदेश में किसानों के समृद्ध जाट और जाति के बीच में एक बड़ा शक्ति का आधार था। धीरूभाई ने सांसदों के सरकारी बेच छोड़ने व अलग से समूह शामिल होने के लिए जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक नकदी और सूटकेस प्रदान करता है। 7 जुलाई 1979 में देसाई सरकार द्वारा की गई, जबकि चरण सिंह के समर्थन के साथ संसद समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी का कांग्रेस द्वारा समर्थन का वादा किया था, वो सरकार बनाने के लिए 1 महीने के भीतर समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया। विश्वास मत कभी नहीं लिया। इंदिरा गांधी ने शर्त के तौर पर मांग के लिए चरण सिंह के आपातकाल के दौरान किए गए कथित अपराधों के लिए खुद को संजय और मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष आंदोलन की स्थापना करने के लिए कानून वापस लेने के लिए सहमत हो, लेकिन वह ऐसे समर्थन हो रहे थे जिसे अगस्त राष्ट्रपति के संसद के भंग कर दिया और 1 जनवरी 1980 में पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा की। चरण सिंह के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इस दौरान क्योंकि मुंबई के ड्यू पॉइंट एजेंट सुरेश कोठारी धीरूभाई के साथ घनिष्ठ संपर्क थे। कोठारी ने कहा कि वे मुझे जान बताते हैं कि क्या होने वाला है और हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने उनके बारे में पूछा, और आप कैसे जानते हैं कि आप क्या जोशी हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, 2 साल पहले मैं परिणाम मुद्रास्फीति से बढ़ने के साथ इंदिरा सत्ता के वापस आ गई। सरकार ने उनके स्वागत के लिए पहली बड़ी पार्टी का आयोजन गुलटामाला के कांग्रेस सांसद द्वारा किया गया था। खर्चा धीरूभाई ने नई अशोक होटल ने उठाया और राजनेता के पर्यटवर्षक दिया। इंदिरा गांधी और धीरूभाई के साथ मंच पर बैठकर शिक्षकों का आसान चढ़ाई के दौरान बारे में धीरूभाई को कहा कि मैं कुछ भी किया है उसकी जमीन का दबा दिया गया है, उसके ऊपर प्रथम श्रेणी का फव्वारा बन गया है, कोई भी इसे नहीं जान पाएगा और मैंने क्या किया है। ये था जो कि पॉलिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरू अंबानी का चैप्टर हमने 4 देखा। आगे के चैप्टर के लिए सीरीज के लिए बने रहिए। प्लेलिस्ट में जाके आप शुरुआती चैप्टर देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।